गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू एपीएस क्लासेस। आज हम हमारा हिंदी का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, वर्ण। पिछली वीडियो में हमने भाषा के बारे में पढ़ा था, भाषा क्या होती है, उसके कितने भाग होते हैं। आज हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण क्या होता है? देखो, वर्ण को हम इंग्लिश में लेटर्स बोलते हैं। जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें जो हमारी ABCD होती हैं Z तक, वो सभी लेटर्स होते हैं, ठीक है। और उन लेटर्स को ही हिंदी में क्या बोला जाता है? वर्ण बोला जाता है। जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें हमारे कुल 44 वर्ण होते हैं मुख्य रूप से, और इंग्लिश में हमारे 26 होते हैं, ठीक है, जो ABCD होते हैं। इनको आगे 2 रूपों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन में। इसके बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा वर्ण है उसकी परिभाषा क्या होगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब क्या है कि वर्ण सबसे छोटी से छोटी इकाई ही है भाषा की, उसे हम और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते। उसे क्या कहते हैं? वह वर्ण कहलाती है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है लड़का। लड़का एक शब्द है। अब इसको हमें छोटी इकाइयों में बांटना है। जैसे कि ल है, ये पूरा आधा ल है। पूरा का मतलब जब इसमें स्वर जुड़ता है, ए जुड़ता है, इसको आधा फिर कर दिया ल प्लस ए, फिर प्लस ड प्लस ए, फिर प्लस ए कै प्लस आ। अब ये जो हमारे सारे जो वर्ण है, इनको हम और ज़्यादा टुकड़ों में या और ज़्यादा छोटा हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए ये सब हमारे क्या है? वर्ण है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, ठीक है बच्चों। अब समझ में आया? ये जो हमारे जितने भी वर्ण हमने किसी शब्द के जो टुकड़े किए हैं, इसको वर्ण विच्छेद बोला जाता है। इनको हम और ज़्यादा अन्य टुकड़ों में नहीं बांट सकते, इसीलिए यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसी को क्या कहा जाएगा? वर्ण कहा जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्ण जो है हमारे, वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है स्वर और दूसरा आता है हमारा व्यंजन। देखो, जो हम NR पढ़ते हैं तो उसका जो ए वाला, जो ऊपर वाले मात्राओं वाला जो भाग आता है उसको हम स्वर कहते हैं, और नीचे कै से जो शुरू होते हैं नीचे तक आगे तक, वो सब हमारे व्यंजनों में आते हैं बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे नीचे। देखो, सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर क्या होता है, ठीक है। देखो बच्चों, स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अब यहाँ स्वतंत्र रूप से हमारा क्या अर्थ है? देखो, जो स्वर होते हैं हमारे, इनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य ध्वनि या किसी अन्य वर्ण की सहायता की ज़रूरत नहीं होती। ये अकेले ही बोले जाते हैं, अकेले ही इनका प्रयोग होता है। लेकिन जो हमारे व्यंजन है, उनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि ऊपर हमने ल प्लस ए किया था, वो ल जो है पूरा कब बनता है? जब उसमें ए जुड़ता है, स्वर जुड़ता है, तब वो क्या बनता है? हमारा व्यंजन बनता है। लेकिन जो हमारे स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनके साथ किसी अन्य वर्ण को हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो हिंदी भाषा में हमारे कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। संख्या आपको याद रखनी है। हिंदी भाषा में हमारे कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं बच्चों। अब नीचे यहाँ पर देखो लिखा गया है कौन कौन से स्वर होते हैं? 11। ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ठीक है। इनकी पूरी संख्या कितनी है? 11 है। ये सभी हमारे क्या हैं? स्वर है, और इनसे ही हमारी मात्राओं का निर्माण होता है। लेकिन जो हमारा ए, जो हमारा स्वर है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अब देखो, इसके बाद 2 हमारे वर्ण और बचते हैं, स्वर, लेकिन उनको हम स्वरों की गिनती में नहीं रखते, क्योंकि वो जो है उनको किसी वे स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, उनको किसी अन्य की ज़रूरत पड़ती है। अब नीचे देखते हैं उनके बारे में। उन 2 को क्या बोला जाता है? अयोग वाह। देखो, वाह का अर्थ हम याद करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं कि ट्रिक अपना सकते हैं कि वाहक मतलब जिसको किसी और की सहायता पड़ती है चलने के लिए। तो अंग और जो है हमारा, ये अपने आप से ही या अकेले इनका प्रयोग नहीं होता, ये दूसरे वर्णों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, तब इनका अर्थ निकलता है। और अंग को हम अनुस्वार बोलते हैं। अंग अंगूर जो होता है उसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार। जो हमारी अंग की बिंदी बोलते हैं जिसको हम, इसे हम क्या बोलेंगे? अनुस्वार बोलेंगे बच्चों। अब देखो, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? जैसे कि प, अंख, पंख, है, अंश, हंस,
रंग, रंग आदि। अब देखो इसके अंग में और एक और हमारी ऊपर लगने वाली मात्रा होती है इसी जैसी, जो चंद्र बिंदु बोलते हैं, जिसको इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या अंतर होता है दोनों में। बच्चे इनको लेकर काफ़ी पजल होते हैं कि कहाँ पर चंद्र बिंदु आएगी और कहाँ पर अंक की बिंदी आएगी। तो देखो बच्चों, अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपका ये जो डाउट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। जो हमारी अंक की बिंदी है इसको बोलते समय नाक से ध्वनि निकलती है बच्चों। जब हम अंग, जो हमारा अंग अंगूर होता है, इसको हम जब भी कभी पढ़ते हैं इस वाले शब्द को, तो नाक से ध्वनि निकलती है, जैसे कि पंख, हंस, रंग, ठीक है। लेकिन जो हमारा चंद्र बिंदु होता है उसको बोलते समय नाक और मुंह से, दोनों से ध्वनि निकलती है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में अंतर है। अगला हमारा आता है है कि जो ये दो बिंदियाँ होती है इसे बोला जाता है विसर्ग। ऊपर जो हमारा अंक था उसे क्या बोलते थे, अनुस्वार, और जो नीचे हमारा है बचता है उसे क्या बोलेंगे, विसर्ग, ठीक है। इस विसर्ग की जो ध्वनि होती है वो की ध्वनि होती है। और है के नीचे हलंत लगाया गया है बच्चों। हलंत का अर्थ क्या होता है कि है जो है यहाँ पर इसकी आवाज़ जो आएगी आदि आएगी, ठीक है। क्या आएगी, इसकी आवाज़ के रूप में आएगी। अब जैसे कि यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग बाकी जो वर्ण हैं उनके साथ में किया गया है, जैसे कि अतः, प्रातः, पुनः आदि, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया होगा आपको। पहले हमने स्वर के बारे में पढ़ा है, फिर स्वर के दो भाग बचते हैं जिनको स्वर के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, वो अयोग वाहक कहलाते हैं। उनमें अंग को अनुस्वार बोला जाता है और को विसर्ग बोला जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चंद्र बिंदु के बारे में। देखो चंद्र बिंदु के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। इसको हम बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं बच्चों, अनुनासिक। किसको, चंद्र बिंदु को अनुनासिक बोला जाता है। इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, स्वर के ऊपर लगने वाला चंद्र बिंदु अनुनासिक कहलाता है। देखो बच्चों, स्वर के ऊपर, यहाँ पर जो आ है इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, यहाँ पर भी आ के ऊपर लगा और यहाँ पर भी आ के ऊपर लगा हुआ है। जो मुख्य रूप से शब्द जहाँ पर भी चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वो आ के ऊपर होता है, ठीक है, स्वर के ऊपर होता है। लेकिन कई शब्द ऐसे भी मिल सकते हैं हमें जहाँ पर स्वर के ऊपर इसका प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि मुँह है या नूह है, ठीक है। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या होगा, मैंने आपको पीछे भी बताया है। जो हमारे अनुस्वार हैं उनको बोलते समय नाक से ध्वनि निकलती है जब हम उनका उच्चारण करते हैं, लेकिन जब हम अनुनासिक का या चंद्र बिंदु का जब हम उच्चारण करेंगे तो जो ध्वनि है वो मुंह और नाक दोनों से निकलेगी। अब इनको बोल के देखते हैं हम, जैसे कि ये है हमारा आँख, इसको बोलेंगे चांद और इसको बोलेंगे दांत। तो देखो बच्चों, सिर्फ नाक से ध्वनि नहीं निकली है, नाक और मुंह से दोनों से ध्वनि निकली है। आपको जब मैं इसका उच्चारण कर रही हूँ तो इसके बारे में या इनका अंतर आपको पता चल गया होगा। आप खुद भी इसका उच्चारण करके देखें। आगे आता है हमारा हलंत। देखो हलंत के बारे में ऊपर भी हमने पढ़ा था कि जो कोई भी वर्ण है उसके नीचे जो ये टेढ़ी लाइन लगाई जाती है इसको क्या बोला जाता है, हलंत बोला जाता है। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, किसी भी वर्ण को स्वर रहित दिखाने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। स्वर रहित मतलब जब उसमें स्वर नहीं जुड़ा होता, ठीक है। जब कहीं पर भी उसकी आदि ध्वनि होती है तो वहाँ पर हम हलंत का प्रयोग करके उसे दर्शाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या होगी, स्वर रहित व्यंजन हलंत से दर्शाए जाते हैं, ठीक है। हलंत का चिन्ह ये वाला यहाँ पर दिखा रखा है। अब देखो यहाँ पर कै है जो ये स्वर रहित है, इसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जब हम आधे कै के साथ आ को जोड़ते हैं, स्वर को जोड़ते हैं तो वो पूरा कै बनता है और उसके बाद उसका जो हलंत है वो हट जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी को पता होना चाहिए। अब उसके बाद आती हैं हमारी मात्राएं। देखो बच्चों, मात्राओं के बारे में ध्यान से देखना एक बार। मात्राएं जो है व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है। मात्राओं का निर्माण आप सभी को पता है किससे हुआ है, स्वरों से हुआ है, जो ऊपर हमने पढ़े हैं। हमारी जो मात्राएं हैं कुल इनकी संख्या कितनी होती है, 10 होती है। इनका रूप कैसे बदलता है, देखो बच्चों, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ मैं प्लस बड़ा ऊ, यहाँ पर ये व्यंजन के साथ जुड़ने पर इसका रूप कैसे बदलेगा, मैं प्लस ऊ क्या बन जाएगा, मैं ऊ मुँह। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो इसका रूप ये हमने ऊ लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ जुड़ने के बाद इसका रूप बदल गया है। यही हमारी मात्रा होती है, ये हमारी मात्रा की परिभाषा कहलाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर नीचे दर्शाया गया है कै प्लस ऊ कु,
ठीक है। कुल मात्राएं कितनी होती हैं हमारी? 10 होती हैं। जो हमारा ए होता है, ए एन आर जिसको हम बोलते हैं, उसकी कोई भी ध्वनि नहीं, ना उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है बच्चों। देखो बच्चों, हमने स्वर के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होते हैं, ये कितने होते हैं, डिटेल से पढ़ेंगे इनके बारे में। देखो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर, देखो यहाँ स्वतंत्र रूप से न होकर है, और जो स्वर की परिभाषा थी उसमें स्वतंत्र रूप से था, ठीक है। तो व्यंजन क्या होंगे? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है, वे क्या कहलाते हैं? वे व्यंजन कहलाते हैं। हमारी हिंदी भाषा में मुख्य रूप से कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं बच्चों, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? कै से लेके है तक, ठीक है। कै से लेके है हल तक हमारे मुख्य रूप से 33 जो है ये व्यंजन माने जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसकी परिभाषा एक बार फिर से दोहराते हैं हम। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से होता है, वे व्यंजन कहलाते हैं। अब देखो बच्चों, ये आपको समझ में यहाँ पर नहीं आया होगा कि स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं, क्या अर्थ है इसका। अब देखो, पीछे जो हमने स्वर पढ़े थे वो था उनमें हमें बोलते समय किसी अन्य ध्वनि की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसका अर्थ क्या था और इसका अर्थ क्या है? जैसे कि हम क को जब हम बोलते हैं, क का निर्माण किससे हुआ है? क प्लस अ से हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? स्वर जुड़ा हुआ है। जब भी हम बोलते हैं क, ख, ग, घ, तो इन सब में किसकी आवाज़ आती है? ए की आवाज़ आती है बच्चों। इनके साथ क्या जुड़े होते हैं? स्वर जुड़े होते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या है? इसका रूप स्वतंत्र, इसका उच्चारण स्वतंत्र न होकर स्वरों की सहायता से होता है। और जो हमारे स्वर होते हैं उनमें कोई अन्य ध्वनि जुड़ी नहीं होती, वो जैसे होते हैं उनका वैसे ही उच्चारण किया जाता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा व्यंजन के बारे में। सभी व्यंजनों के साथ स्वर जुड़े होते हैं। अब देखो, आगे आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। जो हमारी हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ये वाला जो हमारा आता है पॉइंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी इसको पूरे ध्यान से देखना। इसके ये जो हमारे संयुक्त व्यंजन है, इनमें से कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर इनमें से क्वेश्चन एक ज़रूर बनता है, इन चारों में से। देखो, एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब देखो, संयुक्त का अर्थ क्या होता है? कई चीज़ों से मिलकर कोई चीज़ बनती है, उसे संयुक्त बोला जाता है, संयुक्त रूप बोला जाता है। तो यहाँ पर वे व्यंजन है जो 2 से मिलकर बने हैं, एक से नहीं, 2 से, 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। हमारे हिंदी भाषा में ऐसे कितने व्यंजन हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? जो लास्ट में हमारे वर्णमाला में लिखे जाते हैं। कौन कौन से? अक्षय, त्रय, अज्ञा और श्रेय, ठीक है। अक्षय, त्रय, अज्ञा और श्रेय, ये चारों होते हैं। अब देखो, जो हमारा अक्षय होता है, पेपर के अंदर जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर कैसे पूछा जाता है? ये दे दिया जाता है जो अक्षय है ये किन किन वर्णों से मिलकर बना है, किन व्यंजनों से मिलकर बना है, ठीक है। अगर हमें उस समय इसका नहीं पता तो ये छोटी सी चीज़ ही हमारा 1 अंक काट लिया जाता है इसकी वजह से, ठीक है। इसलिए कोई भी छोटी चीज़ छोटी नहीं होती जब तक ही वो छोटी होती है जब हमें उसे पता होता है, लेकिन जब उसे पता नहीं होता उस चीज़ का तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है। अब देखो, अक्षय किस किस से बना है? अदेके और ष षटकोण से, ठीक है। ये सभी आपको बिल्कुल ऑन द टिप्स याद होने चाहिए बच्चों। अज्ञ किससे बना है? ज और ञ से। त्रय त्रिशूल किससे बना है? तय और र से। और श्रेय श्रमिक जो है हमारा किससे बना है? श शिलगम और र से, श्रेय, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो श्रेय के नीचे ये लाइन लगी हुई है, ये र की मात्रा होती है बेटा, बच्चों ध्यान से देखना, ठीक है। र की मात्रा है ये, इसीलिए इसकी ध्वनि क्या होगी? श्रेय। अब आगे देखते हैं हम। अन्य वर्ण आते हैं हमारे कुछ, हमारे 2 वर्ण हैं वो अन्य हैं, इनको हम द्विगु व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। अब द्विगु व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर 2 गुण होते हैं। देखो, अगर ये सबसे पहला आता है हमारा ड और दूसरा होता है ढ, ठीक है। जैसे कि हम आमतौर पर बोलते हैं अडय सड़क, इसको और इसको बोलते हैं अडय पढ़ना। अब देखो, अगर हम इनके नीचे वाली बिंदु हटा देते हैं, छिपा लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है? डय डमरू, ठीक है। और अगर
आगे वाले की हम बिंदी हटा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, डै डकर, और इनके नीचे बना बिंदी लगाने के बाद इनका रूप और इनका जो उच्चारण है वो बदल जाता है। तो अब इसमें भी ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन कई बार आते हैं पेपर के अंदर। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन से कोई शब्द शुरू नहीं होता। देखो बच्चों, ये टॉपिक वैसे तो आपको छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। बड़े बड़े बच्चों को भी इनके बारे में नहीं पता होता कि इन शब्दों से, क्योंकि ये एस्टेट जो हमारा एस्टेट है और डीएसएस भी है, हिंदी के पोर्शन में यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, जो ड और ढ है, इनसे कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होता, ये हमेशा शब्द के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब इनसे बने शब्द कौन कौन से हैं इनको देखते हैं, जैसे कि गाड़ी, कपड़ा, घोड़ा, बढ़ई, चढ़ना आदि। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं नीचे। अब हम थोड़ा सा बेसिक में आपको जानकारी बता देती हूँ। अन्य कुछ जो शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं और उनका हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हमारा, आपने कई बार देखा होगा डॉक्टर शब्द लिखा होता है या कॉल लिखा होता है, आप सभी ने देखा होगा बच्चों इसको। जैसे कि यहाँ पर आता है डॉक्टर, इसके ऊपर ये जो मात्रा लगी होती है इसको हम अर्धचंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धचंद्र। अब ये जो अर्धचंद्र है ये अंग्रेजी भाषा का से स्वरूप बदलकर हमारी हिंदी भाषा में आया है। ठीक है, इसका हमारी मात्राओं में प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन अब इसका प्रयोग किया जाने लगा है। अंग्रेजी के प्रभाव के कारण अ की गिनती अब स्वरों में की जाने लगी है बच्चों। यह आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है। किस किस की? आ और ओ की। आ आम और ओ ओखली जो है उसके बीच की ध्वनि ये वाली होती है। ठीक है, इससे बने कई शब्द हमारे डेली यूज़ में हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि कॉल, मॉल, बॉक्स, कॉलेज, डॉक्टर। ठीक है, इसको अर्धचंद्र बोला जाता है और इसकी जो आवाज़ है ना तो आ की होती है और ना ही ओ की होती है, इनके बीच की होती है अ। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर, कॉलेज, बॉक्स, मॉल और कॉल। आगे हम देखते हैं बच्चों, दो हमारे वर्ण ऐसे हैं जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं लेकिन उनका हिंदी में भी प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे अरबी फारसी के ज़ और फ है, ज़ और फ। अगर आपसे कोई पूछे तो आप सीधा इनको जय, जग और फैफल बताओगे, लेकिन ये वो नहीं है। इनका बिंदी लगने के कारण इनका उच्चारण जो है वो बदल जाता है। बिंदी लगने के कारण इनका उच्चारण कैसा हो जाता है? फीका हो जाता है, हल्का हो जाता है। इसको हम बोलेंगे ज़ और इसको बोलेंगे फ। ठीक है, अरबी और फारसी के ज़ और फ व्यंजनों का भी हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम शब्द देखते हैं रोज़ाना, ज़मीन, कागज़, दफ्तर, बेवकूफ़, फ़कीर, लिफाफा। ठीक है, इन शब्दों में जो ज़ और फ जहाँ पर भी प्रयोग हुआ उनके नीचे बिंदी लगी होती है। ठीक है, तो वहाँ पर इनकी जो ध्वनि होगी वो क्या होगी? फीकी होगी। जैसे कि हम लिखते हैं ज़मीन, तो इसको हम ज़मीन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ज़मीन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जहाँ पर भी बिंदी लगी तो अगर कोई भी आपको कागज़ बोल दे और आपको लिखना कहे कि ये लिख के दिखाओ, अगर आप बिंदी नहीं लगाओगे तो आपका वो शब्द क्या होगा? गलत माना जाएगा। तो कभी भी कोई शब्द बोलता है ऐसा, तो आपको उसकी उच्चारण पर ध्यान देना है कि वो किस तरह से बोल रहा है। ठीक है, अगर कागज़ बोला जा रहा है तो ज़ की आवाज़ जो है वो हल्की आ रही है तो उसके नीचे क्या लगाओगे? आप बिंदी का प्रयोग करोगे। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, जो री ऋषि है हमारा उसकी मात्रा का प्रयोग है और श के साथ हम किस तरीके से करते हैं। कई बार बच्चे है ऐसे जो लिखा होता है बुक के अंदर और उसके बीच में जो मात्रा होती है इसको ध्यान से पढ़ते ही नहीं, इसको सीधा है ही बोलते हैं, लेकिन इसके बीच में ये जो मात्रा लगाई गई है ये कौन सी मात्रा होती है? री की मात्रा होती है। इसको बोला जाता है री। क्या बोला जाएगा? हरी। है और री, हरी। ठीक है, ये मात्रा किसकी मानी जाएगी बच्चों? री की होती है। और श जो शलगम है, श शलगम के साथ जब हम री की मात्रा को जोड़ते हैं तो इसके नीचे कभी भी नहीं लगती, ऐसे इसका जो रूप है वो बदल जाता है। वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर श बनाया और इसके नीचे लगाई री की मात्रा, ऐसे श शलगम के साथ हम री की मात्रा का प्रयोग करते हैं, इसको बोलेंगे श्री। ठीक है, अब
और आपको एक बेसिक सी बात बताती हूँ कि एक जैसे व्यंजनों के मेल को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। एक जैसे व्यंजनों के मेल, जैसे कि हम लिखते हैं गन्ना। देखो बच्चों, गन्ने में जो है एक जैसे व्यंजनों का मेल होता है, ग, आधा न, फिर पूरा न और फिर आ की मात्रा, ये क्या है? गन्ना। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे? द्वित्व व्यंजन बोलेंगे। द्वित्व व्यंजन मतलब एक जैसे ही दो व्यंजन। ठीक है, क्या बोला जाएगा इनको? द्वित्व व्यंजन। एक जैसे ही व्यंजन का दो बार प्रयोग करना। अब हम पढ़ेंगे र के बारे में। देखो बच्चों, र जो है वो हमारी वर्णमाला का बहुत ही मुख्य वर्ण कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसका प्रयोग मात्रा के रूप में भी होता है और इसके साथ जब हम ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो इसके नीचे नहीं लगाई जाती, हमेशा इसके बीच में लगाई जाती है। तो र के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कैसे कैसे इसका प्रयोग होता है। देखो र जो है, र में ऊ, छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है? र की बनावट अन्य वर्णों से कुछ भिन्न होती है। ठीक है, र में छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा र के नीचे न लगकर र के बीच में लगती है। जैसे कि र के साथ हमने यहाँ पर छोटे ऊ को जोड़ा है तो इसके बीच में इस तरीके से जो मात्रा र के साथ लगती है वो होती है छोटे ऊ की मात्रा। और जब हम र के साथ बड़े ऊ को जोड़ेंगे तो उसके बीच में घुमाकर जो मात्रा लगाई जाती है वो होती है बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है बच्चों, इस बात में या इस चीज़ को लेकर आपका जो कन्फ्यूज़न है वो कभी भी नहीं रहेगा आज के बाद। जो सीधे रूप से जो मात्रा लगाई जाती है सीधे ऐसे ही घुमाकर वो होती है छोटे ऊ की, और जो घुमाकर लगाई जाती है वो किसकी होती है? बड़े ऊ की। और इनके जो साउंड है, जो ध्वनि है, उसमें भी अंतर होता है। छोटे ऊ की मात्रा की जो उच्चारण होगा वो छोटा निकलता है और बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण बड़ा निकलता है। जैसे कि हम बोलेंगे रुपया, और बड़े ऊ की मात्रा जहाँ पर है उसको क्या बोलेंगे? रूठना। ठीक है, और इनसे अन्य कोई शब्द जो बना हुआ है, एक और उदाहरण मैं आपको बता दूँ। जैसे कि र में जब छोटे ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाते हैं, जैसे कि रुकना, तो यहाँ पर क्या है? उसका उच्चारण छोटा है। और जब हम बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, जैसे कि रूप। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी आपको कोई ये शब्द बोले तो आप आसानी से उसको और बिल्कुल सही लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान से उसे सुनेंगे। बोलने वाले के उच्चारण पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए जब भी आपको कोई शब्द लिखने को दे। अब आगे देखो, र की जो खुद की जो मात्राएं होती हैं र से बनने वाली, उसके बारे में पढ़ेंगे। र के दो रूप में जो मात्रा है उसका प्रयोग किया जाता है। एक होता है रेफ रूप और एक होता है पदेन रूप। अब जो रेफ रूप होता है, रेफ का अर्थ यहाँ पर होगा ऊपर जो मात्रा लगती है र की। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पर जो दर्शाई गई है र की मात्रा जो रेफ रूप है वो ऊपर लगती है। ठीक है, ये होती है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये स्वर रहित होती है। स्वर रहित मतलब यहाँ पर जो र है वो क्या है? उसके नीचे हलंत लगा हुआ है, वो आधा र है। ठीक है, जो ऊपर मात्रा लगती है वो क्या है? स्वर रहित होती है। उसका उच्चारण करते समय उसकी ध्वनि क्या होगी? आधी होगी। अब देखो, जैसे कि हम शब्द पढ़ते हैं, एक और देखो, जिस भी वर्ण के ऊपर जो र की मात्रा लगी होती है उसका उच्चारण उस वर्ण से पहले किया जाता है। जैसे कि स, र, प, ऐसे बोलेंगे। सर्प। ठीक है, सरप नहीं बोलेंगे इसको, सरप तब बोला जाएगा जब र पूरा होगा, लेकिन यहाँ पर र क्या है? आधा है, तो इसे क्या बोलेंगे? सर्प। आगे है पर्वत। पर्वत, कर्म, धर्म, यहाँ र आधा बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? र आधा बोला जाता है, इसका पूरा रूप नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं र के पदेन रूप की। पदेन, देखो पद का अर्थ क्या होता है? पैर। जब र का प्रयोग किसी वर्ण के पैरों में किया जाता है तो वहाँ पर र का पदेन रूप प्रयोग किया जाता है, ये वाला र और ये वाला र। अब देखो बच्चों, ये भी कई बार बच्चों में कन्फ्यूज़न रहती है, कहाँ पर पदेन ये वाला रूप आएगा और कहाँ पर ये वाली मात्रा लगेगी। ठीक है, अब आप अगर ये देख रहे हैं वीडियो तो आपका ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखो, यहाँ पर जो र होता है पदेन वो स्वर सहित होता है। ऊपर जो हमने पढ़ा था वो क्या था? स्वर रहित, मतलब आधा र था वो ऊपर आती है मात्रा, और जो पूरे र की होगी वो नीचे आएगी। इसका डिफरेंस हमें जब हम इसका उच्चारण करते हैं तब पता चल जाता है। अब देखो, यहाँ पर हम शब्द पढ़ते हैं र से बना हुआ। पर जो र है वो दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है।
रे की मात्रा का, एक ये जो तिरछी लाइन होती है ऐसे, और एक इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ के देखते हैं जो हमने शब्द बनाए हैं। ग र है, ग्रह है। यहाँ पर जो र है उसकी जो उच्चारण की जो ध्वनि है वो पूरी क्या आएगी, पूरा आएगा, आधा हम नहीं बोलेंगे। जैसे कि पैर र श न, पर्शन, भै र मैं, भरम, पैर र त ई क, क्या बना, प्रतीक। ठीक है बच्चों। अब हमारी दूसरी है पदेन मात्रा। देखो बच्चों, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारे वर्ण गोलाई वाले होते हैं, नीचे से जो गोल होते हैं, उनके नीचे ही इस मात्रा का प्रयोग हमेशा किया जाता है। ठीक है। हमारी वर्णमाला में ट टमाटर और जो डै डमरू है वो नीचे से गोल होते हैं। उन जहाँ पर भी उनका प्रयोग या उनसे बना हुआ कोई शब्द होता है उसके नीचे किसका, कौन सी मात्रा लगेगी, रै वाली, ये वाली मात्रा लगेगी। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।